हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारधी। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक सैंक्शन मैप किस तरह से बनाते हैं फॉर सिंगल फैमिली यूनिट। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में काफ़ी बार मुझे ऐसे क्वेश्चंस आए कि सर आप एक सिंगल फैमिली यूनिट के लिए सेपरेटली वीडियो बनाए कि किस तरह से हम लोग सैंक्शन मैप बनाते हैं, उसके प्रोसेस क्या है, उसके बायलॉस क्या है। ये सारे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे मिले, तो मैंने प्लान किया कि मैं इस बार एक वीडियो बनाऊँ जिसमें सिंगल फैमिली यूनिट को फोकस करके हम लोग सारी की सारी चीज़ें डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं ये चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिकली हम लोग जो बेसिक रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र को कंसिडर करके चल रहे हैं, जो कि यहाँ पे यूनिफाइड डीसीआर फॉलो होता है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, कुछ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को छोड़ के। बट रेस्ट ऑफ ऑल बाकी आप कोई भी अगर ग्राम पंचायत में, नगर परिषद में या फिर सिटी में अगर आप सैंक्शन मैप बना रहे हैं, तो सबके रूल्स ऑलमोस्ट इक्वल सेम ही है और सारे के सारे महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट एक ही तरह से फॉलो होते हैं। तो रूल्स आपको डेफिनेटली, अगर आप किसी भी महाराष्ट्र किसी भी रीजन में बना रहे हैं, तो आपको यूनिफाइड डीसीआर को ही आपको फॉलो करना है, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद में कुछ सर्टन छोटे मोटे चेंजेस के साथ में वो यूज में आ रहा है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सैंक्शन मैप अगर जब हम लोग बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं, और आपको बेसिक्स को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, उसका अकॉर्डिंग आपके जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो सैंक्शन मैप है वो आपको डेवलप करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि आपको जो प्लॉट एरिया मिला हुआ है, बेसिकली क्या होता है कि जो सिंगल फैमिली यूनिट के लिए जो सैंक्शन मैप बनते हैं, तो उनका ज़्यादातर केस में जो प्लॉट एरिया रहता है वो 1000 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट या मैक्स टू मैक्स 4000 या फिर 5000। इससे बड़े साइज के प्लॉट अवेलेबल नहीं रहते। हाँ, अगर बड़े सिटीज़ है तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो प्लॉट एरिया जो मिलेंगे वो 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 1500, 1800, 2000 या फिर मैक्स टू मैक्स 3000, इस साइज से के आपको प्लॉट मिलेंगे। अब इस प्लॉट के अंदर में आपको आपकी प्लानिंग करनी है। अब जब हम लोग सिंगल फैमिली यूनिट की बात करते हैं, तो उसे हम लोग कंसिडर किया जाता है वन सिंगल टेनामेंट के हिसाब से। टेनामेंट का मतलब क्या है कि अगर सपोज आप एक सिंगल फैमिली के लिए बना रहे हैं कोई घर, तो उसमें क्या होगा, एक किचन रहेगा, हॉल आपका एक रहेगा और बेडरूम आपके मल्टीपल आपके हो सकते हैं। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको सेंक्शन मैप बनाना है। अब अगर सपोज आप किसी अगर बिल्डिंग में अगर आप सपोज दो किचन दिखा रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज कंसिडर एज टू फैमिली यूनिट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप सेंक्शन मैप बना रहे हो, आपको एक सिंगल किचन रखना है, हॉल एक होगा, और दूसरा जो है वो ड्राइंग हॉल या फिर दूसरे किसी पर्पज के हिसाब से हो सकते हैं। तो यहाँ से आपके प्लानिंग की स्टार्टिंग होगी। अब इससे पहले सबसे पहली बात, आपको जब भी अगर आपको प्लॉट एरिया पता चल रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट क्या है। उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अगर सपोज कोई क्लाइंट चाह रहा है कि उसे ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको जो पूरी प्लानिंग करनी है वो ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से करनी है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट G+1 या फिर G+2 की है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सैंक्शन मैप को आपको बनाना है। अब यहाँ पे सैंक्शन मैप बनाते टाइम पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका FSI, जो कि आपको अवेलेबल है। अब यूनिफाइड डीसीआर में जो FSI दिया हुआ है वो बेसिक FSI दिया है 1.1 का। इट मीन्स कि अगर सपोज आपका 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट है, तो उसके ऊपर आपको जो FSI बेसिक FSI मिल रहा है वो 1.1 का है। तो आपको जो परमिसेबल एरिया मिलेगा, इट इज 1000 × 1.1। कैलकुलेशन आ रहा है आपका 1100, मतलब आप 1100 तक का आप एक प्रपोज कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। ये होगा उसका सबसे बेसिक पार्ट। बट काफ़ी बार कैसे होता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है वो FSI को भी क्रॉस करती है, इन केस ऑफ अगर सपोज स्मॉल प्लॉट एरिया है। तो अगर हाँ लार्ज साइज के अगर प्लॉट है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके पास प्लॉट एरिया ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आप आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल कर सकते हो। तो इस केस में हम लोग एंशिलरी करके एक टर्म है, उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एंशिलरी का बेसिक पर्पज ये है कि आपके पास जितना भी आप FSI प्रपोज कर रहे हैं, उसका 60% तक आपको एंशिलरी मिलता है। तो जैसे अगर आपके पास FSI 1.1 का है, तो आप एंशिलरी उसके ऊपर 60% के हिसाब से आप एडिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रीमियम को भी आप परचेस कर सकते हैं। बट जब हम लोग प्रीमियम परचेस कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि अगर आपका बेसिक और एंशिलरी इसमें आपका यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप फिर प्रीमियम लीजिए और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट सिंगल फैमिली यूनिट में उस चीज़ की काफ़ी बार ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो आप इस तरह से आप सबसे पहले आप FSI के अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग FSI को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है कि मार्जिन्स का। जब भी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे अगर सपोज प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिंगल फैमिली के लिए UDCPR में पता है क्या, मार्जिन्स प्रोवाइड की हुई है कि आपको इतनी इतनी मार्जिन्स आपको छोड़नी है। बट ये मार्जिन वैरी करती है अकॉर्डिंग टू रोड साइड,
कि आपका फ्रंट रोड का साइज कितना है। अब बेसिकली इसमें एक चीज़ है कि अगर सपोज आपके रोड, अब रेगुलरली जो एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जो रोड रहते हैं वो 9 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर या फिर 24 मीटर करते हैं, और जो नेशनल हाईवेज है उनका साइज उससे ज़्यादा रहता है। दूसरे केस में अगर सपोज आप किसी नगर परिषद वगैरह में जा रहे हैं तो 9 मीटर से छोटे भी रोड हो सकते हैं, जैसे कि 7.5 मीटर का, 6 मीटर का, इस साइज में रोड हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप सपोज कोई सिंगल फैमिली यूनिट बना रहे हैं जहाँ पे आपका प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर मीटर से कम का है, तो इस केस में आपको याद रखना है कि आपको तीन साइज के आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है उसे वो बोला जाता है ओपन कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको क्या करना है, आपको चारों साइड में आपको मार्जिन छोड़नी है। जिसका अभी यूडीसीपीआर में एक चीज बोला हुआ है कि अगर सपोज 9 या 12 मीटर तक की अगर रोड है तो इस केस में आपको फ्रंट जो मार्जिन है, फ्रंट मतलब कहा जहाँ से रोड आ रहा है उस साइड में आपको 3 मीटर की आपको मार्जिन देनी है, और रेस्ट ऑफ 3 साइड आपको 1.5 मीटर का आपको मार्जिन आपको छोड़ना है। तो ये हो गया आपका ओपन टाइप। दूसरा इसमें जो टाइप रहता है वो रहता है सेमी डिटैच टाइप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर जो हमारा प्लॉट साइज है उसमें फ्रंट और बैक साइड में हमें ओपन स्पेस छोड़नी है, और दूसरा जो साइड मार्जिन जो हमारे दो रहती है उसमें से किसी एक साइड में आप प्लॉट बाउंड्री को अटैच करके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखनी कि जब आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप जिस भी साइड कॉमन वॉल ले रहे हैं तो उसके साइड वाला जो प्लॉट ओनर है उससे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी एक स्टैम्प पेपर के ऊपर में। तो ये एक जो डॉक्यूमेंट है वो आप जब भी आप सैंक्शन में आप प्रपोज करेंगे उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सेमी डिटैच्ड पैटर्न। तीसरा जो पैटर्न रहता है वो रहता है डिटैच पैटर्न, जिसमें आपको फ्रंट और बैक यहाँ पे मार्जिन देनी है, बट आप बोथ साइड आप पता है कि कॉमन वॉल ले सकते हैं। ये जनरली सिस्टम जो रो हाउसेस सिस्टम हम लोग जब भी बनाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा यूज में आता है, या फिर ऐसे प्लॉट जहाँ पे पता है कि जिनका फ्रंट फेस छोटा है तो उसके इसमें हम लोग हम डिटैच टाइप की प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारे मार्जिन की बात। तीसरे इसके बाद में बात करेंगे कि हम लोग प्लानिंग की, कि जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें सबसे बेसिक चीज़ आती है कि हमारे हैबिटेबल रूम्स। अब हैबिटेबल रूम उन रूम को बोला जाता है जिसको हम लोग रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ड्राइंग हॉल हो गया, हॉल, और जो हमारे बेडरूम है, जिसमें बेडरूम, चिल्ड्रंस रूम, जिस भी टाइप के बेडरूम आ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो इन सारे रूम्स को हम लोग हैबिटेबल रूम बोलते हैं। इन हैबिटेबल रूम का आपका बेसिक रूल ये है कि आप जब भी हैबिटेबल रूम आप डिजाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर सपोज हम लोग एक 1 BHK यूनिट अगर बना रहे हैं तो उसमें एक हॉल और एक बेडरूम, ऐसे दो हैबिटेबल रूम हो गए। 2 BHK बना रहे हैं तो उसमें एक हॉल और दो बेडरूम, मतलब 3 हैबिटेबल रूम हो गए। इस तरह से हैबिटेबल रूम हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको हैबिटेबल रूम का एक रूल हमेशा याद रखना है, आपका कोई भी एक हैबिटेबल रूम 9.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का होना चाहिए। प्लस दूसरा रूल ये है कि आपका कोई भी साइड, मतलब जो हम अगर रेक्टेंगुलर शेप में अगर कोई भी प्लान कर रहे हैं तो कोई भी साइड 2.4 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये इसका बेसिक रूल है। और बाकी के रिमेनिंग जितने भी हैबिटेबल रूम है आपको मिनिमम 7.5 स्क्वायर मीटर, मतलब 7.5 स्क्वायर मीटर के होने चाहिए, उससे कम के नहीं चलेंगे, उससे ज़्यादा की होने चाहिए। दूसरा रूल वही सेम कि आपको 2.4 मीटर से कोई भी साइड कम का नहीं होना चाहिए। तो ये हैबिटेबल रूम का एक रूल है। दूसरी और बात, आपका जो स्लैब का जो क्लियर हाइट है ये आपका 2.75 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। ये मैं क्लियर हाइट की बात कर रहा हूँ, इसमें स्लैब इंक्लूड नहीं है। आपको स्लैब इसके बाद में आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेसिक रूल है। इसी के अलावा आप जो किचन आप प्लान कर रहे हैं तो किचन में आपको 5.5 स्क्वायर मीटर से कम का आपको एरिया नहीं देना है। और दूसरी बात, वहाँ पे जितने भी आप अगर कोई भी साइड दे रहे हैं ये 1.8 मीटर से कम के नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बेसिक रूल है, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जैसे हम लोग टॉयलेट दे रहे हैं, वाटर क्लोजेट दे रहे हैं, या फिर बाथ दे रहे हैं, तो इसके लिए भी एक रूल दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो कोई भी टॉयलेट 1.2 इंटू 1.8 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। आप इससे ज़्यादा का रख सकते हैं बट आपको इससे कम का नहीं रखना है। दूसरा, जब भी हम लोग अगर वाटर क्लोजेट अगर प्लान कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो उसका साइड है वो 0.9 मीटर इंटू 1.2 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। आप उससे ज़्यादा का आप रख सकते हैं। और जो आप बात बना रहे हो वो आपका 1 मीटर इंटू 1.2 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। तो ये इसके बेसिक रूल है। साथ ही दोस्तों, अब इसके अलावा भी काफ़ी बार हम लोग प्लानिंग जब करते हैं तो दूसरे रूम की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि स्टोर रूम वगैरह हो गए, या फिर अगर आप कोई रूम दे रहे हैं, सिटिंग एरिया, इस टाइप की भी एक्टिविटी दे सकते हैं। बट इनके लिए बेसिकली कोई रूल मेंशन नहीं है। आप उसे जो भी आपके साइज वगैरह के उसके आप बना सकते हैं। बट हाँ, आपको एक याद रखना है कि स्टोर रूम अगर जब भी आप बना रहे हो तो उसे 4.5 स्क्वायर मीटर से कम का मत रखिए।
काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें एक प्लान है, उसके अंदर में सारे के सारे मतलब जो रूम्स है हमें फिट करने हैं, बट वो काफ़ी बार नहीं हो पाते। तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक और बात दोस्तों, कि ये मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए बताया हुआ था कि जो मार्जिन्स है फ्रंट साइड में 3 मीटर और रेस्ट ऑफ साइज आप 1.5 मीटर का दे सकते हैं। बट इन केस जैसे हम लोग G+1 या फिर G+2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस केस में आपको एक चीज़ याद रखनी कि आप जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, तो वहाँ से आपके पास प्रोजेक्शन निकालने का ऑप्शन रहता है। बट इस प्रोजेक्शन के साथ एक रूल ये है कि आपको जब हम लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्शन ऐसे साइड में निकालना है जहाँ पे मिनिमम 3 मीटर की आपको मार्जिन दी हुई है। क्योंकि प्रोजेक्शन का एक रूल ये है कि आप जब भी आप वो प्रोजेक्शन जो निकलते हैं वो एक तो ओपन बालकनी फॉर्म में निकलते हैं या फिर एनक्लोज बालकनी टाइप में। और दोनों के साथ रूल ये है कि आपका जब आप प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, आपको मिनिमम 1 मीटर का निकालना है और मैक्सिमम आपको 2 मीटर का निकालना है। तो आप 1 मीटर से कम का भी नहीं निकाल सकते और आप 2 मीटर से ज़्यादा का भी नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में अगर सपोज आपने किसी साइड में अगर आपने 2.5 मीटर का आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो आप उस साइड में आप प्रोजेक्शन नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे रूल क्या है कि आपको मिनिमम 1 मीटर का निकालना है। और उस 1 मीटर के बाद में जो प्लॉट बाउंड्री वो आपकी मिनिमम 2 मीटर की होनी चाहिए। तो उस केस में तो वो वहाँ पे नहीं बैठेगा। सिर्फ आपके पास जहाँ जहाँ जिस साइड में आप 3 मीटर का मार्जिन दे रहे हो, तो उस साइड में स्कोप है, क्योंकि आप 1 मीटर का प्रोजेक्शन देने के बाद में 2 मीटर की आपको क्लियर जो मार्जिन है वो आपको वहाँ पे मिलती है। हाँ, अगर किसी केस में अगर सपोज फ्रंट मार्जिन जैसे कोई साइड की है, वो अगर 3 मीटर से ज़्यादा की है, तो उस केस में आपके पास प्रोजेक्शन ज़्यादा निकालने के भी ऑप्शन रहते हैं। अब ये रूल कब फॉलो होता है, जब हम लोग पता है कि हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग जो मार्जिन्स है उसको h/5 के रूल के हिसाब से प्लान करते हैं। वो ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप मल्टीपल फ्लोर्स आप प्लान कर रहे हैं और उस केस में अब आपको क्या करना है कि आपको चारों साइड से अगर आपको मार्जिन छोड़नी है, तो उस केस में आप h/5 का रूल को यूज़ कर सकते हैं। बट सिंगल फैमिली यूनिट में उस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम लोग सैंक्शन मैप बना रहे हैं, तो ये तो हो गई प्लानिंग से रिलेटेड बातें। आपको सैंक्शन मैप में क्या-क्या ड्राइंग्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपके फ्लोर प्लान्स बनेंगे। फ्लोर प्लान्स में आपको वॉल थिकनेस को आपको याद रखना है कि आप आउटर वॉल जो बना रहे हैं, आप 0.23 और 0.15 मीटर की आप एक्सटर्नल वॉल बना सकते हैं। इंटरनल वॉल का जो थिकनेस रहेगा वो रहेगा 0.115 मीटर। इसी के साथ दोस्तों, जब भी हम लोग डायमेंशन दे रहे हैं, तो डायमेंशंस आप प्लानिंग करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़ा जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म में रखिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जनरली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सेक्शन मैप बनाते हैं, तो उसमें 2 लेयर में डायमेंशन देते हैं। फर्स्ट जो रो रहता है उसमें वॉल थिकनेस, देन रूम डायमेंशन, वॉल थिकनेस, देन रूम डायमेंशन, और जो उसके बाद का जो डायमेंशन था वो ओवरऑल डायमेंशन रहता है। तो ये सबसे एक सिंपल तरीका है, इससे आप 3 फॉर्म में भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। आपका जो मेन डोर है वो एटलीस्ट आपका 1 मीटर का होना चाहिए, 1 मीटर इंटू 2.1 मीटर। 2.1 मीटर जो वो हाइट है। और आपके जो सब डोर है, जो मतलब जो बेडरूम या फिर किचन वगैरह कनेक्टिविटी को कर रहा है, उसका मिनिमम जो साइज है वो 0.9 मीटर इंटू 2.1 मीटर का होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग टॉयलेट या फिर वाटर क्लोजेट या फिर बाथ के लिए अगर प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे मिनिमम जो डोर साइज है वो 0.75 मीटर इंटू 2.1 मीटर, इस साइज के डायमेंशन होनी चाहिए। विंडो को भी जब भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक रेगुलर साइज की जो विंडोज है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे जो साइज है 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, इस साइज के हम लोग विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। वेंटिलेटर जो दे रहे हैं वो आपके 0.45 मीटर इंटू 0.6 मीटर का एक रेगुलर साइज का वेंटिलेटर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों प्लानिंग से रिलेटेड बात। अब इसमें आप जब सेंचिंग मैप बना रहे हैं, तो आपको सेंचिंग मैप में आपको आपके फ्लोर प्लान्स बनाने हैं, आपको आपका टेरेस फ्लोर प्लान बनाना है। इसके अलावा आपको इसका साइट प्लान बनाना है। साइट प्लान बनाते टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लान को डिफिकल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सिर्फ आपका जो प्लॉट डायमेंशंस वो आपके आजू-बाजू में क्या चीज़ है, जैसे अगर सपोज़ प्लॉट है तो प्लॉट, ओपन स्पेस है तो ओपन स्पेस, जो भी साइड में रोड आ रहे हैं उसको आप मेंशन करिए और उसी साइड प्लान में आप नॉर्थ डायरेक्शन शो करिए। ये इसका सबसे बेसिक रूल है। इसी के अलावा दोस्तों, आपको इसमें 2 सेक्शन कट करने हैं और एक आपको एलिवेशन बनाना है। एलिवेशन बनाते टाइम पे आपको वहाँ पे हाइट आपको मेंशन कर देनी है, और अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स तो आप वहाँ पे उसके लेवल्स वगैरह दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर जो आप 2 सेक्शन कट कर रहे हैं, इसमें से एक सेक्शन आपका कंपल्सरी आपके स्टेयरकेस के क्रॉस सेक्शन के थ्रू कट होना चाहिए। क्योंकि स्टेयरकेस जो वो एक वर्टिकल मेंबर है। अगर सपोज आप कोई भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, तो क्रॉस स्टेयरकेस का क्रॉस सेक्शन डिटेल में देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसे एक थोड़ा-सा आप प्रॉपर्ली प्लान करिए। बाकी का तो जो जहाँ से आप कट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो शो होगा। और दूसरा जो सेक्शन है वो आप ट्राई करिए कि आपके मैक्सिमम जो ओपनिंग्स है उसको कवर अप करें,
तो इस तरह से आपको 2 सेक्शंस आपको बनाने हैं। अब दोस्तों इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट रहता है वो रहता है इसका कैलकुलेशन का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके की प्लान्स बना लेते हैं। जो भी आपके फ्लोर है उसका आप डायरेक्टली पी लाइन लीजिए। पहले के टाइम पे जो हम 2019 के पहले क्या होता था कि हम लोग जो एरिया कैलकुलेशन करते थे इसमें बालकनी को अलग से कंसिडर करते थे और हमारे बिल्टअप एरिया को हम लोग अलग से कंसिडर करते थे। बट अभी यूडीसीपीआर में जो अपडेट्स आए इसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्टली आपको पी लाइन आपको कंसिडर करना है। पी लाइन में क्या होगा कि आपकी अगर बालकनी आ रही है, आपकी इंक्लोज बालकनी आ रही है, तो सारा का सारा आउटर सरफेस से आपको उसे की पी लाइन को आपको बनाना है और उसका आपको एरिया कैलकुलेशन करना है। तो इस तरह से ही आपका ड्राइंग पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल पार्ट, मतलब जिससे आपका प्लॉट का जो डिस्क्रिप्शन है, ओनर का नाम, ये सारी चीज़ें, इसी के अलावा एरिया स्टेटमेंट। तो आपको एरिया स्टेटमेंट आपको इजीली आपको प्रॉपरली आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आपको उसके जो ओपनिंग ऑफ शेड्यूल्स है, जो अलग अलग आप टाइप के आप डोर, विंडो और वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आपको मेंशन करना है। इसी के साथ दोस्तों आपको वहाँ पे लेजेंड्स को भी आपको मेंशन करना है। एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया वो है आपको पार्किंग एरिया, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ एक चीज़ ईजी है कि जब भी हम लोग सिंगल फैमिली यूनिट अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं तो इसके साथ ये एक रूल बना हुआ है कि अगर सपोज आपका सिंगल फैमिली यूनिट है तो आपको पार्किंग शो करना ज़रूरी नहीं है जब तक आपका प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं हो जाता। तो मैक्सिमम केस में प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर से कम का रहता है, इसलिए आपको पार्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, ये वर्ड आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आप 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया कम है और सिंगल फैमिली यूनिट है, इसलिए आपको पार्किंग देना आपको कंपलसरी नहीं है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है। साथ ही आपको तो आपका जो आर्किटेक्ट और जो सिविल इंजीनियर जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उसके स्टैम्प और सिग्नेचर के लिए आपको स्पेस छोड़नी है और उसी के साथ आप क्लाइंट के साइन और सिग्नेचर के लिए आप स्पेस छोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप ड्राइंग की जो टेम्पलेट्स है, मतलब जो डिटेल्स जैसे ड्राइंग नंबर क्या है, उसकी डेट, उसकी स्केल वगैरह, ये सारे चीज़ों के लिए भी आप एक सेपरेट एक वहाँ पे कॉलम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक सेंशन मैप आपका रेडी हो जाता है। तो इन सब बेसिक चीज़ों को आपको तो ध्यान में रखना है जब भी आप सेंशन मैप बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम सेंशन मैप बना रहे हैं तो इसी की आपको प्रोसेस भी करनी पड़ती है। तो आप जब भी प्रोसेस करने के पहले आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लीजिए कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप सैंक्शन मैप बनाइए। अलग-अलग जो लैंड यूज़ रहते हैं, उसके लिए अलग-अलग वहाँ पे रूल्स वगैरह भी स्पेसिफाई किए हुए रहते हैं। तो जब भी आप सैंक्शन मैप बनाते रहेंगे, आपको बेसिकली आपको आप जिस लोकेलिटी में जहाँ जिस लोकेलिटी का सैंक्शन मैप बना रहे हैं, वहाँ का लैंड यूज़ क्या है और वहाँ के अगर सपोज़ वो कंजेस्टेड या फिर नॉन कंजेस्टेड एरिया में आ रहा है, तो वो पहले पता कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सैंक्शन मैप बनाइए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बेसिक्स चीज़ें बताई हुई कि अब जब आप कोई भी सैंक्शन मैप बना रहे हो, तो एक बेसिक चीज़ें किस-किस चीज़ की आपको ज़रूरत रहती है। मेबी वहाँ के कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग या फिर जो लैंड यूज़ है उसके अकॉर्डिंग कुछ छोटे-मोटे रूल्स चेंज हो सकते हैं। बट जो बेसिक है वो आपको इसी मैप के साथ आपको कंसीडर करके चलना है कि यही चीज़ें होंगी जो बेसिक है। हाँ, छोटे-मोटे जो चेंजेस है वो हो सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ये मैंने महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैं महाराष्ट्र नागपुर में कर रहा हूँ। तो यहाँ के जो रूल्स है मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ। मेबी स्टेट अलग होने की वजह से कुछ रूल्स चेंज हो सकते हैं। तो आपको आपका जो लोकेलिटी आपका जो स्टेट है वहाँ पे जो डीसीआर फॉलो हो रहा है, आपको उसको एक बार रीड करना पड़ेगा। बट हाँ, हो सकता है जो मैंने बेसिक बताया वो ऑलमोस्ट वहाँ पे सिमिलर ही होंगे। इट में भी जो छोटे-मोटे सर्टेन चेंजेस है उसके साथ में, बट बेसिक जो है वो यही फॉलो होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साइड से जितना भी हो सके मैं डिटेल में आपको बता सकूँ। आपके भी जो भी सजेशंस होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्यूचर में मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।